पिछले लेक्चर में हम लोग आयलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये भी बताया था कि आयलर्स इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो उसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फंक्शनल find the solution of functional jy equal to integration a to b under root 1 plus y dash square upon x dx। इसका हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना। एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 0 y2 इक्वल टू 1। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2015 और 16, 17 लगातार आया है, उसके बाद से 19 में आया हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट ही लिख लीजिए, सही रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि आयलर्स इक्वेशन में किस फॉर्म में रखा गया है और आयलर्स इक्वेशन में रखने के बाद इसको हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए y1 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हुए y डैश पे पहुँचेंगे तो y डैश को इंटीग्रेशन करके हम y पे पहुँचेंगे और जब y पे पहुँचेंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, y1 और y2 की वैल्यू निकालेंगे। जब y1 और y2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो दिए गए इक्वेशन में हम रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सिंस चूंकि द इंटीग्रेंड डज नॉट कंटेन y, ठीक है ना, ये जो कंटेन है ये इसमें y नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन लिखते थे x y y डैश ऐसे हम करके लिखते थे। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x भी है, y डैश भी है, y नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसमें लिख दिया है जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है इसमें y नॉट कंटेन, इसमें y है ही नहीं। ठीक है। एंड हेंस आयलर्स इक्वेशन हैज द फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा। ये आयलर्स इक्वेशन को फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एफ वाई डैश इक्वल टू सी, यानी कि कांस्टेंट। ठीक। दिस मीन्स दैट अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे y डैश अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट सी। ये इसकी वैल्यू रखा गया है। ठीक है ना। चूँकि पीछे कुछ क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट नहीं था तो उसमें निकाला गया है ये वैल्यू, तो हमने इसको डायरेक्ट रख दिया है। तो आप इसको देख लीजिएगा सो दैट अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर परे कर देंगे तो वाई डैश स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। या इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो y डैश इक्वल टू, चूँकि स्क्वायर था स्क्वायर हमने हटा दिया तो सी एक्स हो जाएगा और अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब y डैश का मतलब क्या हो गया, y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट सी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर दें। जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है कि इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन सी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी 1। ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हुआ सिंबल। ठीक। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस 1 अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये y माइनस सी 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे ये इसको हम इधर लेके आएंगे तो y माइनस सी 1 हो जाएगा। जब इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है, द सॉल्यूशन इज ए सर्किल। ये किसका सॉल्यूशन है, सर्किल का, क्योंकि सर्किल के सॉल्यूशन में आप पढ़े होंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन है विथ इट्स सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे इसका सेंटर है फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो दिया गया कंडीशन है, ठीक। अब कंडीशन क्या है, y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 1। तो जब y1 इक्वल टू 0 y2 इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी, अब जरा देखिएगा c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√5, 1/√5 एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। यहाँ से आप इसमें रख करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप रख दीजिए 0, तो यहाँ से हमें C1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ से लेकर के अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मतलब ये कंडीशन जब इसमें फॉलो होगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। हेंस द फाइनल सोल्यूशन इज, अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। जब इन दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू 2 रखें तो y-2 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट 1/c स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है 1/√5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/c स्क्वायर का 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/1 इक्वल टू 5, ठीक। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और ये किसका रिजल्ट है, सर्किल, ठीक है ना, सर्किल का है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among all the curve joined to given points x0, y0 and x1, y1, find the one which generate of the surface of minimum area when rotate about x axis, ठीक। एक कर्व है among all the curve, ठीक है, ज्वाइंट जो दो पॉइंट्स हैं, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसमें से जितने कर्व, सारे कर्व की बात कर रहा है, बहुत सारे कर्व उसमें हैं। जब दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो बहुत सारे उसमें से कर्व बनते हैं। तो ये कर्व फाइंड द वन विच, उसमें से एक को जनरेट करना है ऑफ द सरफेस के मिनिमम एरिया व्हेन रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है मिनिमम एरिया, उसका हमको क्या करना है, सरफेस ऑफ द जनरेट निकालना है, ठीक है ना, सरफेस ऑफ द जनरेट निकालना है, या यूँ कह सकते हैं कि उसका वैल्यू हमको निकालना है कि वो कौन सी वैल्यू होगी सरफेस का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2015, 17 और 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दिया गया कोई दो पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाले जितने भी लाइन होंगे उनसे बहुत सारे कर्व जो बन रहे हैं, ठीक है, उसमें से दो पॉइंट दिया हुआ है x0, y0 और x1, y1। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वन विच जनरेट, एक जो उसमें से जो कर्व होगा, वो जो सरफेस को जनरेट कर रहा है उसकी मिनिमम एरिया निकालनी है। और मिनिमम एरिया किस पे निकालनी है, जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक। तो देखिए हमने लिखा है एज वी नो दैट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाय रोटेटिंग द कर्व y इक्वल टू वाई एक्स अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक। तो चूंकि रोटेट कर रहा है तो रोटेट में क्या हो जाएगा, ये आपका s की वैल्यू हो जाएगी 2π इंटीग्रेशन x0 x1 y इंटू √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। ये सरफेस का उस कर्व का इक्वेशन होगा जो मतलब एक पूरे चक्कर सरफेस को रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। सिंस द इंटीग्रेंड डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसमें x पे ये इंटीग्रेंड डिपेंड नहीं है, क्यों, क्योंकि x में देखिए हमारा जो इक्वेशन रहता था वो क्या है, x y और y डैश, ठीक। यहाँ देखिए y है y डैश है, x नहीं है, तो इसीलिए हमने लिख दिया है द इंटीग्रेंड डज नॉट डिपेंड ऑन x एक्सप्लिसिटली ऑन x पे ये डिपेंड नहीं है। तो आइलर्स इक्वेशन है तो फर्स्ट इंटीग्रल
एफ माइनस वाई डैश इक्वल टू सी। अब एफ की वैल्यू यहाँ से रखिए वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई, और यहाँ से आप रख दीजिए वाई एफ वाई डैश की वैल्यू वाई डैश स्क्वायर अपन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। अब इसको मैं सॉल्व करके y और y डैश की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए y और y डैश की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको पहले सॉल्व हमें करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं y इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई डैश स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट। अब यहाँ हो जाएगा सी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का जब मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये माइनस में ये प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y इक्वल टू सी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू लिख दिया है। सिमिलरली इसी तरह से हम y डैश की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट y डैश की वैल्यू भी लिख दिया है, y डैश इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, तो y डैश की वैल्यू क्या हो गई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, या एक बार और इसको चेंज कर लीजिए, dx ये गलत लिख दिया गया है, ये पॉइंट नहीं रहेगा। इसको हम इन्वर्स कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स को डी एक्स अपॉन डी वाई, या आप इसको इधर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ये आपका ऊपर चला जाएगा सी डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो x का क्या हो जाएगा x प्लस सी वन, दिस इम्प्लाई दैट c log, और इसका हो जाएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन सी। ठीक है, अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट है तो x एक्सिस के अबाउट होगा मीन्स y की वैल्यू निकल जाएगा, तो हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। दिस इम्प्लाई दैट c cos हाइपरबोलिक इनवर्स और y अपॉन c, इसको सॉल्व जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी x प्लस सी वन, यहाँ पे लिख लीजिएगा x प्लस सी वन इक्वल टू इतना हो गया। अब हमको y की वैल्यू निकालनी तो y इक्वल टू सी, ये इधर चला जाएगा कास हाइपरबोलिक x प्लस सी वन अपॉन सी, तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई। और एक कैसा वैल्यू है, दस द रिक्वायर्ड कर्व इज ए कैटेनरी, ये जो कर्व है ये कैटेनरी दिखा रहा है। ठीक है ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट से जो पास कर रहा है वो क्या है कैटेनरी है। द सरफेस जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ कैटेनरी इज कॉल्ड कैटेनॉइड, जो ये सरफेस जो जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन कर रहा है, इस ऐसे कैटेनरी को क्या बोलेंगे कैटेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट आर्टिकल है, इनवेरिएंस ऑफ आइलर्स इक्वेशन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, आइलर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन को, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, इनवेरिएंस करना है। ठीक है, ये भी थ्योरम आया हुआ है 2013 के बाद सीधे 19 में आया हुआ है। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ कोऑर्डिनेट x एंड y वी टेक कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट u एंड v। हमने जो रेक्टेंगुलर प्लेन पर कोऑर्डिनेट लिया था x और y, इसको हम कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट में u और v में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने लिख रहा है x इक्वल टू x u कामा v, y इक्वल टू y u कामा v। दिस मीन्स दैट
एक्स यू एक्स भी वाई यू वाई भी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देन द कर्व बाय द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू वाई एक्स in the xy plane correspond to the curve given by some equation, ठीक। v इक्वल टू भी u, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इन द uv plane when we takes the change of variable 1 in the functional jy equal to integration a to b फंक्शनल x कामा y डैश dx रिप्लेस टू फंक्शनल ऑफ द फॉर्म। अब इसको x y डैश को u कामा भी में रिप्लेस करना है। तो देखिए y है तो हमने y की जगह भी लिया था, j1 भी लिख दिया। दिस इम्प्लाई दैट अब ए बी को a1 b1 f x कर ले लेंगे u कामा भी, y का u कामा भी और y डैश का हो जाएगा यहाँ से देखिए वाई यू प्लस वाई भी, ये भी डैश अपान एक्स यू प्लस एक्स भी डैश ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने लिखा है एक्स यू प्लस एक्स भी, ये भी डैश डी वी, ठीक है। ये इंडेक्स है एक्स का, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है ना, डी यू। दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन a1 b1 f1 u v डैश डी यू में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। वेयर जहाँ f1 u v1 v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शनल u v डैश की वैल्यू यही हमने लिया था, f x u v y u v और कामा वाई यू प्लस वाई भी डैश अपान एक्स यू एक्स भी डैश एक्स यू एक्स भी डैश। ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। तो हमने इसके जगह पे डायरेक्ट हमने ये लिख दिया फंक्शनल यू भी डैश, ठीक। अब इफ y इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाई द आयलर्स इक्वेशन, अगर ये आयलर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल एफ अपान डेल वाई माइनस डी अपान डी एक्स डेल एफ वन अपान डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो यू भी के कंडीशन में ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल फंक्शनल जे वाई, देन भी इक्वल टू वी वाई डैश सेटिस्फाई द आयलर्स इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, डेल एफ वन अपान डेल वी माइनस डी अपान डी वाई डेल एफ वन अपान डेल वी डैश इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब मान लेते हैं कि डेल सिग्मा डिनोट द एरिया बाउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग कर्व y इक्वल टू वाई एक्स एंड y इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच एक्स, देन v इक्वल टू वी यू एंड v इक्वल टू वी यू प्लस ईटा यू इन द यू वी प्लेन बाय द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिया द लिमिट एज डेल सिग्मा कॉमा डेल सिग्मा 1 इक्वल टू 0 ऑफ द रेशियो डेल सिग्मा 1 अपान डेल सिग्मा 1 अप्रोच द जैकोबियंस, ठीक है। अब जैकोबियंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। हमने जैकोबियंस ले लिया, जैकोबियंस मतलब डिटर्मिनेंट होता है। तो एक्स यू एक्स पी वाई यू वाई वी विच इज हाइपोथेसिस इज नॉन जीरो। Thus, if limit del sigma equal to 0, functional j y plus h minus j y upon del sigma equal to 0, then limit del sigma 1 equal to 0, तो j1 y plus h ईटा है, ठीक है ना, ये y नहीं ये v है, v प्लस ईटा माइनस j1 v अपॉन डेल सिग्मा 1 इक्वल टू 0। इट फॉलो दैट भी यू सेटिस्फाई इक्वेशन 5। ये जो इक्वेशन होगा इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ वाई एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन 4, इफ वाई एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन 4 देन इसे अगर अदर वर्ड्स में लिखें, अगर इसे अदर वर्ड्स में हम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे वेदर आर नॉट ए कर्व इज एन एक्सट्रीमल is a property which is
इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। तो ये आपका छोटा सा थ्योरम था जो प्रूफ हो गया। तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं, कल नेक्स्ट थ्योरम देखा जाएगा। धन्यवाद।